हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटीज में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ओके, तो बेसिकली आज इस चैप्टर के बारे में हमको ये जानना है कि आखिरकार ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, क्यों ये चैप्टर बना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या 12th क्लास में इसका कोई रिलेशन है, क्या 12th क्लास में हमें फिर से इस चैप्टर को विजिट करना है। तो यस, डेफिनेटली 12th क्लास के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ओके मैम, कर लिया आप पे ट्रस्ट। ओके जी, तो अभी यहाँ पे आप देखते हो हम इस चैप्टर के नाम को जरा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब समझाऊंगी। आप इसका ओवरव्यू देख लोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ आप पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद ही उड़ा दोगे। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या लगता है आप लोगों को ये जो चैप्टर का नाम है, या चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, अगर मैं इस चैप्टर के नाम को अगर तोड़ू ना तो इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द तो बेटा लीनियर है और एक है इनइक्वालिटीज। अभी हो सकता है कि ये इनइक्वालिटीज क्या होता है इसके बारे में हमें आइडिया ना हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कुछ नहीं, अगर आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है ना तो उसी तरीके से ही बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे लीनियर इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके की एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो आप चिल्ला के कह दोगे मैम एक ऐसी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल 4x + 3 = 0, मैम ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप मुझे कहोगे मैम ये जो एक्सप्रेशन लिखी है ना ये एक लीनियर इक्वेशन है। मैं आपसे पूछूंगी क्यों, तो आप कहोगे देखो मैम लीनियर तो ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है दैट मीन्स वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर का मतलब तो हम समझ गए कि कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो तो लीनियर है। तो यहाँ पे भी लीनियर का मतलब क्या होगा कि भैया एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इस चैप्टर में हमको ये तो समझ में आ गया, लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में हमको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा, वहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। लीनियर का मतलब तो ये है। ठीक है, लीनियर समझ गए हम। फिर यहाँ लिखा है इनइक्वालिटीज। हमने कहा 2 मिनट इसको होल्ड पे रखो, हमने जो 10th में सीखा है एक बार उसको रिविजिट करते हैं। हमने सीखा है लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो हम समझ गए। अब इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वेशन क्यों कहा, वाई दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन क्यों कह रही हूँ। वेरी सिंपल लॉजिक, मैम इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है। हाँ, यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। इसे हम इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिख रहा है। दैट्स वाई अगर मैं इसे कंबाइंड स्टडी करूं तो ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक एक्सप्रेशन है, इट इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। वाई इट इज इक्वेशन, क्योंकि इक्वालिटी का साइन मिल रहा है, इक्वेट हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वालिटी का सिंबल है। तो जब इक्वालिटी का सिंबल आपको मिल जाता है तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो इक्वेशन कहलाती है। देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। यहाँ तक सब ठीक है। और ये कैसी इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, लीनियर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है।
एंड वाई इट इज इक्वेशन, क्योंकि इक्वालिटी का साइन मिल रहा है। तो ठीक है, हमने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। लीनियर शब्द तो कॉमन है, परंतु यहाँ इक्वेशन है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो मैम ये तो तय है कि यहाँ पे डेफिनेटली हमको ऐसा इज इक्वल टू का साइन तो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में इक्वालिटी का साइन मिल गया तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटीज ना होके सिंपल इक्वालिटीज या इक्वेशन होता। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, इनइक्वालिटीज, मतलब इक्वल टू का साइन तो नहीं मिलेगा। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा तो कैसे सिंबल मिलेंगे आपको यहाँ पे आपको सिंबल मिलेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके के सिंबल आपको मिलेंगे एक स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया कि आपने जो 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और 11th में जो लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हो, दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर किया। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बेटा, लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल होने वाला है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। इक्वेशन पढ़ा था मतलब इज इक्वल टू का साइन था। इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हो तो आपको कैसे सिंबल मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कभी कभी ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलता है जहां पे आप लिखते हो कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। इस तरीके के सिंबल्स आपको मिलेंगे एक स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट मेरी क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम जब जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था 10th क्लास में, हमारा आई थिंक चैप्टर 3 ही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप शायद चैप्टर 3 ही था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, चैप्टर बहुत बड़ा था ना, वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी उसमें, राइट, सही कह रही हूँ ना मैं, आई थिंक 6-7 एक्सरसाइज थे उसमें, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो थे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस कैसे थे जहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करना था इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, राइट, वो मेरा फेवरेट पार्ट हुआ करता था। ऐसे क्वेश्चंस पढ़े ना आपने, हाँ मैम डेफिनेटली हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमारे सामने से बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे और उनको हम ट्रांसलेट करते थे, डिकोड करते थे और इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने इस तरीके का सवाल डेफिनेटली अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उन क्वेश्चंस को उड़ाया है और 10th में बड़े शानदार मार्क्स लेके आप लोग 11th में आए हो। ठीक है, तो बड़े ही अच्छा, मतलब वेरी गुड। हाँ, अब इस क्वेश्चन को रीड करो आप। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपने अपने 10th क्लास में देखा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। ठीक है, 13,200 रुपीज के किसी क्रिकेट कोच ने क्या किया, 7 बैट एंड 6 बॉल्स को परचेज किया। ठीक है, इतना रुपए दिया, 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदी और दुकान वाले को जाके 13,200 रुपए दे दिए। Later he buys 3 bats and 5 balls for ₹5,900। और उसके कुछ समय बाद उसने क्या किया, उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, कितने रुपए के, 5,900 रुपए के। Find the cost of each bat and each ball। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे डिकोड किए हैं ना अपने 10th क्लास में, कैसे क्या किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करते थे और इक्वेशन बनाते थे। देखो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, सॉल्व करने की तो आपने बहुत सारे मेथड सीखे, मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना सिखा रही हूँ यहाँ पे। तो बेटा आप ऐसा लिखते थे कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट let the cost of each bat be X and cost of each ball be Y। ठीक है, कितने बैट खरीदे, सबसे पहले कोच ने 7 बैट खरीदे, ईच का मतलब एक बैट का कॉस्ट X रुपीज है, तो भैया 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 7x। फिर उसने बॉल भी खरीदी है, कितनी बॉल्स खरीदी है, 6 बॉल्स। एक बॉल का कॉस्ट कितना है, y रुपीज, तो बेटा 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा, 6y।
अब उसने कंबाइन खरीदा, एक ही इंसान गया दुकान पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही गई थी बैट और बॉल खरीदने के लिए, मैंने कहा भैया 7 बैट दे दो एंड 6 बॉल दे दो, अब बताओ कितना बिल हो गया, ठीक है। तो उसने कहा देखो मैडम, एक बैट X रुपीस का आता है, एक बॉल Y रुपीस की आती है, आपने 7 बैट खरीदे मतलब 7X रुपीस, आपने 6 बॉल खरीदी मतलब 6Y रुपीस फॉर बॉल, ठीक है। अब आप हमें कंबाइन पैसा दे दो इन दोनों का, तो कितना पैसा दिया मैंने कंबाइन इन दोनों का, 13,200, ठीक है, ये पहला हो गया। इसके बाद क्या हुआ, मैं फिर से गई दुकान पे कुछ समय बाद, मैंने कहा भैया इस बार आप मुझे 3 बैट दे दो और 5 बॉल दे दो। तो भैया ने कहा ठीक है मैडम, एक बैट X रुपीस का आता है, आप 3 बैट खरीदोगे तो 3X रुपीस का आएगा। एक बॉल Y रुपीस की आती है, आपने 5 बॉल खरीदी तो बेटा 5Y रुपीस आप हमें दोगे कंबाइन, क्योंकि आप ही खरीद रहे हो, कितना पैसा दे दो हमको, 5,900 दे दो। तो इस तरीके से आप क्या करते थे, वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके, डिकोड करके उनकी इक्वेशंस बनाते थे। क्या ये इक्वेशन है? यस, इट इज एन इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि आपको यहाँ पे वेरिएबल्स और साथ में इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज इक्वालिटी का साइन नजर आ गया मतलब इट इज एन इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपने इसे रीड किया, ट्रांसलेट किया, इक्वेशन बन गया। मैं दुकान पे गई, 7 बैट और 6 बॉल जब मैंने परचेज किए तो मैंने इतना पैसा दिया, तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट होगी, एक बैट X रुपए का है तो 7 बैट कितने का होगा, 7X रुपए का। एक बॉल Y रुपीस की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6Y की। तो दोनों का कंबाइन करके कितना पैसा देना है, 13,200। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, दैट्स इट। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। तो ये जो इक्वेशन है ये कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। आप 1 वेरिएबल की भी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन किस में है, 2 वेरिएबल्स में है। एंड ऑल्सो सॉल्व सम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, बाय ट्रांसलेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये स्टेटमेंट थी, इसको ट्रांसलेट किया, इक्वेशंस बनाया और फिर इसको सॉल्व करने के हमने जो 10th में अलग अलग मेथड नहीं सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन मेथड्स के थ्रू जाके इनको हम सॉल्व कर लेते थे और यहाँ पे जो भी पूछा गया है उसका आंसर निकालते थे, ठीक है। ये काम अभी तक हम करते आ रहे थे अपने 10th क्लास में, ठीक है, कि यार इतना इतना पैसा हुआ तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमने डील करी हैं। अब दिमाग में ये आ रहा है, जब हम इतना सब अच्छा चल रहा था, हम इतनी सारी चीजें सीख गए थे कि किस तरीके से स्टेटमेंट को डिकोड करके इक्वेशन बनाना है, उनको सॉल्व करने के हमने इतने सारे मेथड सीख लिए थे, तो मैम अचानक से जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि हमको लीनियर इनइक्वालिटीज नामक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। Why to study linear inequalities? ऐसी क्या जरूरत आ गई? कितना इजी तो था, हम स्टेटमेंट को रीड करते थे, ट्रांसलेट करते थे, इक्वेशन बना लिया, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड थे। अब ऐसा क्या ट्विस्ट एंड टर्न हमारी लाइफ में आ गए कि हमको इनइक्वालिटीज पढ़ना पड़ रहा है? तो यस, बहुत अच्छा सवाल है। आओ जरा आपको ट्विस्ट एंड टर्न दिखाते हैं। देखो बेटा क्या होता है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे तो अच्छे से इक्वेशन बन गई, सब चीजें इक्वेट हो सकती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा केस अराइज होता है। देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन? आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैम हमने इतनी मेहनत करी थी 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, चीजों को ट्रांसलेट करके, डिकोड करके हम वहां पे इक्वेशंस बनाते थे और फिर उनको सॉल्व करने के लिए हमने इतने सारे मेथड सीखे थे। अब ऐसा क्या मुसीबत आ गई क्लास 11th में कि हमने इक्वेशन को कहा भैया तुम होल्ड पे रहो और लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर आ गया? ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अब हम इक्वल टू का साइन नहीं यूज कर पा रहे, जबकि हमें कैसे साइन यूज करने पड़ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, हमें ये साइन यूज करने पड़ रहे हैं और हम इस साइन को यूज नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखो यहाँ पे वही चीज है, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? देखो 10th क्लास में हम छोटे बच्चे थे, हमने कहा ठीक है नॉर्मल सी चीज है, डिकोड किया, इक्वेट कर दिया। फिर जैसे हम क्लास 11th में आए ना, हमने थोड़ा वाइड एंगल से सोचा। क्या सोचा हमने, क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्मेट में डिकोड करके लिख पाए? फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा, आप इसको इक्वेशन बना के कैसे लिखोगे? आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं
उनकी जो हाइट है इट इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। क्या आप इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो इक्वेशन के फॉर्मेट में? The height of all the students in your class is less than 160 सेंटीमीटर। मैंने कह दिया कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, ठीक है। तो आपके क्लास में जो x बच्चे हैं उनकी हाइट कैसी है? क्या उनकी हाइट इक्वल टू 160 है? क्या उनकी हाइट इक्वल टू 160 सेंटीमीटर है? नो। वो क्या कह रहे हैं? वो ही कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनकी जो हाइट है इट इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आप इक्वेशन बना पाए? आपने क्या बनाया? इनइक्वालिटी बनाया। ये क्या है? इट इज इनइक्वालिटी। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में अराइज होती है जहां पे हम स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं कर पाते इक्वेशन के फॉर्मेट में, हमें इनइक्वालिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने कहा कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट कैसी है? 160 सेंटीमीटर से कम है। तो बेटा मैं इसका इक्वेशन तो बना ही नहीं सकती, मुझे तो इनइक्वालिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मान लो मेरे क्लास में x बच्चे हैं और उनकी जो हाइट है जितनी भी है वो कैसी है? लेस देन 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लासेस, कितना बोला इन्हें? 160 सेंटीमीटर से कम है। तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो लेस देन में बनेगा। फिर ये कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ। अब आपकी एक क्लास है, ठीक है, इसमें हम एट मोस्ट कितना टेबल्स एंड चेयर को एडजस्ट कर सकते हैं? यहां पे लिखा है एट मोस्ट हम इसमें 60 टेबल्स और चेयर्स को रख सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया कि भैया मैक्स टू मैक्स हम इसमें 60 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हम इसमें, ठीक है। अब इसमें आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? एट मोस्ट, एट लीस्ट, लेस देन, ग्रेटर देन। आप ऐसे शब्द जब देख रहे हो तो आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे था हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, आपको इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। अभी कह रहे हैं कि क्लासरूम में आप एट मोस्ट 60 टेबल और चेयर को रख सकते हो, 60 से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स आप 60 रख सकते हो। यस, आप उनसे कम भी रख सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपने क्लासरूम में आप कितना? एट मोस्ट 60, ठीक है। इसका मतलब आप इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे कि ये मेरी जो क्लासरूम है इसमें टेबल्स एंड चेयर्स में मैक्स टू मैक्स कितना रख सकती हूँ? 60। मैं 60 रख सकती हूँ, लेस देन और इक्वल टू का निशान बनाया। इसका मतलब क्या है? मैक्स टू मैक्स भैया हम 60 रख सकते हैं, इक्वल टू का साइन ये शो कर रहा है, और लेस देन का मतलब क्या है? इससे कम। इससे ज्यादा मैं अपने क्लासरूम में टेबल्स एंड चेयर्स नहीं रख सकती। मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं इन सब की हाइट कितनी है? लेस देन 160 सेंटीमीटर है, उससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्स टू मैक्स कितना है? 160 सेंटीमीटर है। मेरे क्लासरूम में मैं मैक्स टू मैक्स एट मोस्ट कितना रख सकती हूँ? टेबल्स एंड चेयर्स, 60 टेबल्स एंड चेयर्स रख सकती हूँ। तो मैं अपने क्लासरूम में एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स रख सकती हूँ। इसका मतलब क्या? जैसा जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी स्टेटमेंट आएगा, वो तो तय है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैं इतना ही टेबल एंड चेयर रख सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भाई 60 से ज़्यादा रख दूँ, ना, या तो 60 रख सकती हूँ या तो 60 से कम रख सकती हूँ। तो ऐसे कुछ सिचुएशन हमारे जीवन में, मतलब हमारे मैथ्स में अराइज होते हैं जहां इक्वेशन नहीं बन पाती है। तो ऐसे केस पे हम क्या करते हैं? हियर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग अ साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, विच आर नोन एज इनइक्वालिटीज। तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज लेते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कि भैया ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। चलो, तो अगर इनइक्वालिटीज में यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं और समझते हैं इसको। आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो रही है कि क्यों हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, राइट। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होगी ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है कि रवि गोज टू मार्केट विद ₹200 टू बाय राइस, ठीक है। अब ये रवि है, ठीक है, इसके पास कितना पैसा है भैया? इसके पास 200 रुपये है, ठीक है। 200 रुपये लेके मम्मी ने कहा लो बेटा 200 रुपये, ठीक है, और जाओ तुम मार्केट में क्या करो? राइस खरीद के लेकर आओ। रवि गोज टू मार्केट विद ₹200 टू बाय राइस विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg। अब जो राइस ये खरीदने जाता है ना, वो 1 kg के पैकेट में ही अवेलेबल है, मतलब आपको 1-1 kg के पैकेट मिलेंगे राइस के।
द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस इज ₹30। एक पैकेट, अगर आप 1 किलो राइस लेते हो, ये पैकेट में अवेलेबल है, खुला राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg, साफ साफ का है। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का प्राइस कितना है, ₹30 है। ओके फिर ये क्या कह रहे हैं कि इफ x डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस विच ही बाइज, x क्या डिनोट करता है कि भैया x पैकेट ऑफ राइस इस मतलब बच्चे ने खरीदा, ठीक है, देन द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम इज ₹30x। हाँ देखो ना, एक पैकेट का कॉस्ट 30 रुपए है, उसने x पैकेट खरीदी तो उसने दुकान वाले को कितना पैसा दिया होगा भैया, 30x दिया होगा, क्योंकि एक पैकेट का कॉस्ट कितना है, 30 रुपए, उसने कितनी पैकेट खरीदी है, x, तो कितना प्राइस हो गया, 30x हो गया। नाउ सिंस ही हैज टू बाय राइस इन पैकेट ओनली, उसको पैकेट में ही खरीदना है, ठीक है, तो ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹200, क्योंकि देखो ना, एक पैकेट 30 रुपए की है और उसको कितना पैसा दिया है, 200 रुपए दिया है। और ऐसा नहीं कि वो खुले चावल खरीद लेगा जितने रुपए बचे, नहीं, वो 200 रुपए से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकता। देखो ना, इसने लिखा है साफ साफ, ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹200, वो पूरा 200 रुपए खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैकेट्स में राइस अवेलेबल है, खुले चावल नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, एक पैकेट 30 रुपए का है। क्या आपको लगता है, देखो ना यहाँ पे 30 रुपए, 30 रुपए, 30 कितना हो गया, 90, फिर से 30, 30, 30, ये टोटल कितना हो गया, देखो जरा, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 90, 90 कितना, 180 रुपए। इसके बाद 200 रुपए कंप्लीट करने में उसके पास से 20 रुपए बच रहे हैं, है ना, लेकिन वो 20 रुपए का कुछ कर ही नहीं पाएगा, बार्गेन करना उसको आता नहीं है, ठीक है, उसे भैया सिंपल कह दिया एक पैकेट 30 रुपए का है, खरीदना है तो खरीदो वरना टाटा बाय बाय। तो उसने कहा ठीक है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मम्मी ने तो 200 रुपए दिए थे मेरे को खर्च करने के लिए, मैं तो जब राइस खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे पास ना यहाँ पे पूरे 200 रुपए तो खर्च नहीं होने वाले, भले ही मैंने x पैकेट ऑफ राइस खरीद ली है, 30x रुपीज दुकान वाले को दिया है, लेकिन मैं पूरा एंटायर 200 रुपए तो खर्च नहीं कर पा रहा, मैं कितना रुपए खर्च कर पाऊंगा मैक्स टू मैक्स, 180। मतलब यहाँ से मुझे ये क्या समझ में आ रहा है कि जो 30x है मेरा वो कैसा होगा, लेस देन 200 होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा 200 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा है, वो 200 रुपए से कम रुपए ही खर्च कर पा रहा है। आप खुद देख सकते हो, अपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया, क्योंकि सिंपल का था पैकेट में अवेलेबल है, 1 kg के ही पैकेट में अवेलेबल है और 1 kg का पैकेट 30 रुपए का है। तो यहाँ पे जो है ही मे नॉट बी एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹200, वो पूरा 200 रुपए खर्च नहीं कर पाएगा। तो ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, एंड दिस कॉस्ट डेफिनेटली लेस देन 200 होगी। 30x भी तो कॉस्ट है ना, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, 30x 100% 200 रुपए से कम ही होगा। आपने देख लिया यहाँ पे अभी कितनी भी पैकेट खरीदी है, एक पैकेट 30 रुपए का है, उसके पूरे 200 रुपए तो खर्च नहीं होने वाले, वो पूरा 200 रुपए खर्च कर ही नहीं पाएगा। तो जो ये पैसा है डेफिनेटली 200 से तो कम होगा। तो बेटा ये क्या बन गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। ऐसा ही हमने यही स्टेटमेंट हमने पीछे पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा केस अराइज करता है जहां पे हम अपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। जैसे इस केस में कितने खूबसूरती से इस एग्जाम्पल को दिखाया गया है कि 30x लेस देन 200, ये इनइक्वालिटी ही बनेगी। आप यहाँ पे पूरा 200 रुपये खर्च ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। तो इस तरीके से एक हमने इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल देखा। अब इनइक्वालिटी की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। So two real numbers or two algebraic expression related by this symbol less than, greater than, less than or equal to and या और greater than or equal to form an inequality। या दो real numbers हो या कोई दो algebraic expressions हो जो कैसे related है, जो रिलेटेड है इन चार सिंबल्स में से किसी भी एक सिंबल के थ्रू, उसे हम कहते हैं कि तुम इनइक्वालिटी बनाते हो। एग्जाम्पल देखिए, 30x लेस देन 200, ये एक इनइक्वालिटी है। 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120, ये भी एक इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, या तो कोई दो रियल नंबर्स या तो कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इन चार सिंबल्स में से किसी भी एक सिंबल से कनेक्टेड है, दैट फॉर्म्स एन इनइक्वालिटी। अब कुछ इनइक्वालिटीज के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी।
अब ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पे दो रियल नंबर्स आपस में इनइक्वालिटी के साइन के साथ रिलेटेड होंगे, जैसे 3 लेस देन 5, तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। आप यहाँ पे किसका सिंबल देख रहे हो, आप यहाँ पे लेस देन का सिंबल देख रहे हो। आपने देखा 7 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है बेटा, ये एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज को जानने के बाद हम टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इनइक्वालिटीज, जहाँ पे दो रियल नंबर्स या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल के साथ कैसे हो, कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। ऐसे सिंबल्स को, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे स्टेटमेंट को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इसमें से हमने पहला टाइप ऑफ इनइक्वालिटी को पढ़ा, दैट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसा नाम वैसा काम, नंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 लेस देन 5 नंबर्स है, इनके बीच में इनइक्वालिटीज है। 7 ग्रेटर देन 5 नंबर है, इनइक्वालिटी का सिंबल है। ठीक है, क्लियर है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बाद आता है लिटरल इनइक्वालिटीज, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। एक वेरिएबल मिल जाएगा, एक आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे x लेस देन 5, मेरा x कैसा है, 5 से छोटा है। y ग्रेटर देन 2, y कैसा है, 2 से बड़ा है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि x मेरा 3 है और 3 से बड़ा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं ना, तो 1 2 3, ठीक है, तो x मेरा क्या है, 3 है और 3 से बड़ा है। इस तरीके से बनाएंगे अपन इसको, 3 भी इंक्लूडेड है, x मेरा 3 भी है और 3 से बड़ा भी है। ठीक है, y लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि y मेरा 4 है और 4 से छोटा है। x लेस देन 5 का मतलब क्या है, 5 से छोटा है मेरा x। y ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, 2 से बड़ा है मेरा y। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज के टाइप हो गए, दिस इज लिटरल इनइक्वालिटी। और इतना ही नहीं, डबल इनइक्वालिटीज भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। डबल इनइक्वालिटीज मतलब कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन। डबल इनइक्वालिटी, एक स्टेटमेंट में आपको दो इनइक्वालिटी नजर आ रही है, दैट इज डबल इनइक्वालिटी। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3 और साथ में क्या है, लेस देन 7। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, है ना। 5 3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। इसे कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है, परंतु 5 से छोटा है। इसी तरीके से ये भी क्या है, एक डबल इनइक्वालिटीज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज को डील किया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब एक बार इन इक्वेशन की अच्छे से डेफिनेशन को रीड करते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, सो अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, किसी स्टेटमेंट में जहाँ पे आपको ऐसा वेरिएबल्स या साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी स्टेटमेंट में आप तो बस इतना फोकस करो, किसी भी स्टेटमेंट में अगर इन चारों में से कोई भी एक सिंबल आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद इनइक्वालिटी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहाँ ये जो नोट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एन इनइक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल, जैसे इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में हो सकती है, दो वेरिएबल में हो सकती है, इसी तरीके से इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी में भी आपको एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, ऑल्सो इट मे बी लीनियर, आपकी इन इक्वालिटी लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, आगे जितना भी और भी कुछ है वो भी हो सकती है। ठीक है, सो लीनियर कब होगी इन इक्वालिटी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक कब होगी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। और क्यूबिक कब होगी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड है, नहीं, लिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको जो इन इक्वालिटी है वो लीनियर इन इक्वालिटी देखने के लिए भी मिलती है, इसके साथ आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी देखने के लिए मिलती हैं, क्यूबिक इनइक्वालिटीज भी आप देखते हो। आपके इन इक्वेशंस में या इन इक्वालिटी में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अगर आपको पहचानना है कि आप इनइक्वालिटी से डील कर रहे हो, वो 4 सिंबल में से कोई भी एक सिंबल अगर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनइक्वालिटीज का, और इन एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज और पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 2 तरीके की इनइक्वालिटीज होती हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी। एक शब्द आपके सामने आएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और
स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होती है वो हम इस एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। देखो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, या तो हाँ या तो ना, है ना, ऐसे होता है स्ट्रिक्ट। मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी, अगर कोई स्टेटमेंट में आपको सिर्फ लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, दैट मीन्स वो इनइक्वालिटी आपकी स्ट्रिक्ट है। अगर किसी इनइक्वालिटी में आपको लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो गया, तुम स्ट्रिक्ट नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे तुम लेस देन, फिर कभी कभी बोलते हैं यार इक्वल टू हो तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इन दो में से कोई भी एक साइन देखते हो तो वो इनइक्वालिटी आपकी स्लैक इनइक्वालिटी होती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या, या तो भैया लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। स्लैक इनइक्वालिटी क्या, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो ग्रेटर देन या बराबर भी होगा, लेस देन या बराबर भी होगा। स्ट्रिक्ट क्या कहता है यार, या तो हम लेस देन होंगे या तो हम ग्रेटर देन होंगे, बराबर वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में व्हाट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज स्लैक इनइक्वालिटी। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ax प्लस बी लेस देन 0, ये कैसी इनइक्वालिटी है, क्या ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक इनइक्वालिटी है? वेरी गुड, इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे कैसी एक्सप्रेशन है, आप यहाँ पे लेस देन का साइन देख रहे हो, अगर लेस देन या ग्रेटर देन का निशान देखते हो तो स्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम बराबर भी हो रहा है तो चलेगा ना, स्ट्रिक्ट, ओके। इसके बाद अगला जो इनइक्वालिटी आपके सामने है, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, आपको क्या लगता है ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक इनइक्वालिटी है? अगेन मैम यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा है कि ax प्लस बी कैसा है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ग्रेटर देन सिंपली कह दिया है, मतलब ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पे इक्वालिटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा कि ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस तरीके के सिंबल यहाँ नहीं है। कैसा लिखा है भैया, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्ट है हम तो, या तो बड़े होंगे या तो छोटे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देखो आप, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, क्या लगता है आपको ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 कैसी इनइक्वालिटी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्लैक इनइक्वालिटी है ये, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, भैया छोटे भी हैं और बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके की इनइक्वालिटी हो गई ये एक स्लैक इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि छोटा भी है और बराबर भी है। इसके बाद नेक्स्ट है ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी क्या होगा, स्लैक इनइक्वालिटी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, ax प्लस बी वाई लेस देन c, क्या ये इनइक्वालिटी है? यस। कैसी इनइक्वालिटी है? ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा है कि भैया लेस देन है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, ये कैसी इनइक्वालिटी है? ये भी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी इक्वालिटी का निशान नहीं दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू c, छोटा भी है बराबर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट नहीं है, कैसा है, स्लैक है। तो दिस इज नोन एज स्लैक इनइक्वालिटी। इसके बाद आपके सामने है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू c, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन और साथ में क्या देख रहे हो, इक्वल टू देख रहे हो, इसका मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कैसी होती है, जहां पे आपको इस तरीके से या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन का निशान मिले। स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है भैया, लेस देन के नीचे इक्वालिटी का साइन भी, तुम छोटे भी हो और बराबर भी हो, तुम बड़े भी हो और बराबर भी हो, तो तुम स्ट्रिक्ट नहीं हो। फिर स्ट्रिक्ट कब होता है, यस या तो नो, ठीक है, बीच में कोई चीज़ ही नहीं है, तो ठीक है, या तो तुम छोटे रहो या तो एकदम बड़े रहो, बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्ट। और स्लैक क्या है, बराबर भी हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इनको जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना अपने स्टार्टिंग के चार, ये स्टार्टिंग के चार जो इनइक्वालिटीज है, इनको जरा ध्यान से देखो, स्टडी करो किस तरीके की इनइक्वालिटीज है ये। मैम इन सब में एक वेरिएबल है, शाबाश, इन सब में एक वेरिएबल है। तो ये जो चार है अपनी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल क्या है, x। और यहाँ पे जो a है आपका, दिस कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है जो स्टार्टिंग की चार इनइक्वेशंस आपके सामने हैं, ये कैसी हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज और एक वेरिएबल में है।
इसके जस्ट पीछे हमने एक नोट पढ़ा था कि जो इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज होती हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकती हैं, वो लीनियर भी होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब कुछ हो सकती है। तो ये किस तरीके की इनइक्वालिटी है? ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है और एक वेरिएबल में है। ठीक है, अब जो नीचे की ये जो चार है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको ज़रा ध्यान से देखो, ये कैसी इनइक्वालिटीज है? लीनियर है, एक्स एंड वाई दोनों की डिग्री 1 है, ठीक है, दोनों की पावर 1 है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। तो 2 वेरिएबल्स में हमारी ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल था। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। बस शर्त ये है कि ए और बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए एंड बी 0 हो गए तो फिर तो अजीब ही काम हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई। व्हाट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, व्हाट इज स्लैक इनइक्वालिटी, और लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल क्या होता है, और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। जैसे ये मेरे सामने कुछ इनइक्वालिटीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0। क्या लगता है आपको, क्या ये स्लैक है या ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है? डेफिनेटली इट इज स्लैक इनइक्वालिटी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट क्या कहता है भैया? या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। ये क्या कह रहा है? लेस देन और इक्वल टू कह रहा है। ठीक है, सो दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये कैसा है? इट इज स्ट्रिक्ट, कि भैया मैं तो ग्रेटर देन 0 हूं, तो ये क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और अगर इन दोनों को आप ध्यान से स्टडी करो तो दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल x व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसी इनइक्वालिटी है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्यों क्वाड्रेटिक है ये इसीलिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल x। ठीक है, हमको तो सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे चलते हैं अपन। लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो हमारा सिलेबस है उसकी इनइक्वालिटी को एक बार फिर से देखते हैं और फिर देखेंगे कि इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड सीख लिए। अब हमको ये सीखना होगा कि इनइक्वालिटी जो एक वेरिएबल में होती है जो लीनियर है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं कि व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। Let a be a non-zero real number and x be a variable. Then inequalities of the form ax plus b less than 0, ax plus b less than or equal to 0, ax plus b greater than 0, ax plus b greater than or equal to 0 are known as linear inequation in 1 variable x. ठीक है, a मेरा नॉन जीरो रियल नंबर है, x मेरा कोई वेरिएबल है। तो इन इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म स्ट्रिक्ट, स्लैक, स्ट्रिक्ट, स्लैक, ये जो इन इक्वेशंस है मेरे, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल x। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे 9x - 15 ग्रेटर देन 0, 5x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सब के सब क्या है? दिस ऑल आर लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। ये सब के सब लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, चलो जी, तो एक बार हमने देख लिया कि लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे होते हैं। अब हमको डील करना है कि सॉल्व कैसे किया जाता है लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी एक वेरिएबल में जो होती है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन होता क्या है? पहली चीज, सॉल्यूशन क्या होता है? A solution of an equation is the values of the variable that make it a true statement. Solution क्या है भैया? इन इक्वेशन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज सॉल्यूशन? तो इन इक्वेशन में सॉल्यूशन वो वैल्यू या वैल्यूज होती है जिसके लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू साबित हो जाए। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं, जो रवि गया था ना मार्केट में, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि रवि मार्केट में जाता है, उसकी मम्मी ने उसको 200 रुपये दिए थे, कहा था बेटा जाओ तुम ना राइस लेकर आ जाओ। जब वो मार्केट में गया तो उसने ये पाया कि यार 1 किलो का ही हमको पैकेट मिल रहा है, हमको ऐसा खुले में राइस नहीं मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg। अब उसने कहा यार मम्मी ने ये तो बताया नहीं कितना लेना है, तो उसने कहा भैया से बोला कि भैया 200 रुपये में आप मुझे जितनी भी पैकेट दे सकते हो ना, आप उतनी पैकेट मेरे को दे दो। ठीक है, तो पूरा 200 रुपये तो खर्च होगा नहीं। ठीक है,
एक पैकेट 30 रुपए का है, मान लो अंकल ने उसको x पैकेट दे दिया, तो उसका कितना पैसा खर्च हुआ? 30x, एंड डेफिनेटली दिस 30x विल नॉट बी इक्वल टू 200, है ना? खुद सोचो 30x कैसा होगा? 200 से कम होगा, सो 30x इज लेस देन 200। अब अगर मुझे इस इनइक्वालिटी का सल्यूशन निकालना है तो इसकी सल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में फिक्स रखना कि सल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है। सल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन वो वैल्यू या फिर वैल्यूज होती है, ठीक है, जिसके लिए आपका जो स्टेटमेंट है, जो इनइक्वालिटी है, वो कैसी रहे? वो ट्रू रहे। किसकी वैल्यू बेटा? वेरिएबल की वैल्यूज। चेक करो एक बार। A solution of an inequation is the values of the variables that make it a true statement। यहाँ पे जो ये वेरिएबल नजर आ रहा है ना, इस वेरिएबल की आप क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो ताकि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट रहे, तो वो सभी वैल्यूज इस इनइक्वेशन की क्या कहलाएंगी? सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं अपन, आ जाओ। ऑब्वियसली x कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, क्योंकि x क्या है? पैकेट है, तो पैकेट भैया आपको नेगेटिव में या फ्रैक्शन में तो मिलेगी नहीं, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 30x एंड राइट हैंड साइड इज 200, देयरफॉर वी हैव। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी थी 30x लेस देन 200, ये इनइक्वालिटी थी। ये x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है यार उसने एक भी पैकेट ना ली हो, x की जगह पे 0 रख दो, ठीक है? तो 0 लेस देन 200, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो सभी उस वेरिएबल की वैल्यूज जिसके लिए आपकी इनइक्वेशन ट्रू रहती है, स्टेटमेंट ट्रू रहता है, वो सभी वैल्यूज क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 रखें तो 0 लेस देन 200, क्या ये सही स्टेटमेंट है? येस इट इज ट्रू। तो 0 क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना ही नहीं, और भी मिल सकते हैं। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 1 रख दें तो 30 लेस देन 200, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस इट इज ट्रू। अगर मैं 2 रख देती हूँ तो ये भी मेरा सोल्यूशन है। अगर मैं इस वेरिएबल की जगह पे 2 रख दूं तो 60 लेस देन 200, क्या ये सच है? हाँ, 60 200 से छोटा होता है। अगर मैं वेरिएबल की जगह पे 3 रख दूं तो 90 लेस देन 200, हाँ ये भी सच है। अगर मैं x की जगह पे 4 रख दूं तो 120, क्योंकि 30 में इंटू 4 करोगे तो 120, क्या ये 200 से छोटा है? हाँ। अगर मैं x की जगह पे 5 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 150, क्या ये 200 से छोटा है? डेफिनेटली। इसी तरीके से अगर हमने x की जगह पे, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी क्या है? 30x लेस देन 200, अगर हम x की जगह पे 6 रख दे तो हमको मिलेगा ये, क्या ये ट्रू है? यस, इसका मतलब 6 भी सोल्यूशन है। अगर मैंने x की जगह पे 7 रख दिया तो ये जो स्टेटमेंट मिलेगा दिस इज फॉल्स, क्योंकि 210 200 से छोटा तो नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। इसका मतलब हमारे पास जो 0 1 2 3 4 5 6 आया, ये जो वैल्यूज आई उस वेरिएबल x की, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब अगर मैं वेरिएबल की जगह पे पुट करती हूँ तो स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की जिसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है। इसका मतलब 30x लेस देन 200 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। और अगर ऐसा मैं इसको सेट के फॉर्मेट में लिख दूँ तो ये सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ठीक है, इन द above situation we find that values of x which makes the above inequality a true statement are 0 1 2 3 4 5 6. These values of x which make above inequality a true statement are called solutions of the inequality. तो जो भी आपकी inequality में वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यूज डालो। अगर उन वैल्यूज को डालने पे स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो वो जो वेरिएबल है दैट बिकम्स द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक अगर मैं वैल्यूज डालती हूँ तो येस ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन है। और अगर इसको सेट के फॉर्मेट में लिख देंगे तो ये एक सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पे आपने x की जगह पे इंटीजर नेगेटिव वाले क्यों नहीं डाले? क्योंकि यार पैकेट आप क्या नेगेटिव में खरीदने जाते हो? भैया मुझे -2 पैकेट ऑफ राइस दे दो, भैया बोलेंगे यार इतना मैथ्स भी हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप बोलो भैया मुझे आधा पैकेट नहीं, आपको 1 पैकेट में ही मिल रहा है राइस, ठीक है, डेसिमल में दे दो पैकेट, भैया बोलेंगे क्या कर रहे हो बच्चा? ठीक है, तो डेफिनेटली आप यही सब कुछ इसमें पुट कर सकते थे। तो या तो आप ऐसे, मम्मी ने कहा था राइस लेकर आओ, लेकिन आप ऐसे जाके दुकान पे खड़े हो गए, नहीं चाहिए, तो आपने x की जगह पे क्या डाला? 0। स्टेटमेंट ट्रू है? यस, तो ये इसका सोल्यूशन है।
ठीक है, क्लियर है सबको? तो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन वो सब वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की जिसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? उन वैल्यूज को हम कहते हैं कि दोज वैल्यूज आर सोल्यूशन। और अगर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं तो उनका ऐसा सेट बना दो, वो कहलाता है सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज सोल्यूशन सेट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे थे उसको अगर ऐसा हम सेट के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो वो सोल्यूशन सेट बन जाता है। सो व्हाट इज सोल्यूशन सेट? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज सोल्यूशन सेट। कुछ नहीं, बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे आंसर्स को लिख दो, वो सोल्यूशन सेट कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये तो पहली चीज नहीं, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा मैम इसमें तो सॉल्व करने में, है ना। ऐसे हम एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। ऐसे पुट कर करके देख रहे हैं, क्या इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं होता? यस, तरीके होते हैं। आपने जब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इतने सारे तरीके सीखे हैं तो आपको क्या लगता है हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड से? ना, ये तो सिर्फ आपको दिखाया है ताकि आपको एक फील हो सके कि हाँ व्हाट इज सोल्यूशन। अब आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि सोल्यूशन क्या होता है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? क्या मैथमेटिकली हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? यस, वी हैव एल्गोरिदम्स। क्या स्टेप्स है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ये एग्जाम्पल बेसिकली ना ये शो कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सोल्यूशन मिले। क्या हुआ उस एग्जाम्पल में मैं भी आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे क्या शो करना चाहती हूँ आपको। देयर इज एन इनइक्वेशन मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी है तो भैया हमेशा सोल्यूशन मिले। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कि इन इक्वेशन अगर आपके पास है तो आपको हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, हो सकता है कि कभी कभी आपको सोल्यूशन ना मिले। कब सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको? मैम जब हमारे स्टेटमेंट में हम ऐसी वैल्यूज डालते हैं अपने वेरिएबल की जगह पे जिसके वजह से हर बार हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, हमको कोई ट्रू स्टेटमेंट पुट करने वाली वैल्यू वेरिएबल की नहीं मिल रही है, ऐसे केस में हमारी जो हमारे इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इन इक्वेशन में सोल्यूशन मिले या ना भी मिले, तो ऐसे टेंशन मत हो जाना मैम इसका तो सोल्यूशन नहीं है। इट्स वेरी कॉमन। हो सकता है बेटा सोल्यूशन मिले, हो सकता है कि सोल्यूशन ना मिले। ठीक है, और अगर इन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो भैया उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, आपको अनंत सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपको फाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकते हैं, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। वो सब के सब डिपेंड करता है कि कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन रहती है। क्या कंडीशन गिवन है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने एक रखा है, एक इन इक्वेशन है। आप इस इन इक्वेशन को कंसिडर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, क्या आप यहाँ पे इस वेरिएबल, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये देखो, क्या आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल नजर आ रहा है x, क्या आप इस वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू सोच सकते हो जिसको यहाँ पे पुट करने पे ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहे? सोचो बेटा, सोचो 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 सोचो, कैसा कोई वैल्यू सोच सकते हो इस वेरिएबल का? इस वेरिएबल x की जगह पे आप ऐसी कोई वैल्यू सोच सकते हो जिसको यहाँ पुट कर दो आप और ये स्टेटमेंट ट्रू रहे? मैम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे ऐसा क्यों नहीं कहूंगी मैं। सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं जिसके वजह से आपका स्टेटमेंट, आपकी इनइक्वालिटी ट्रू रहे। यहाँ पे मैंने जो आपके लिए एग्जाम्पल ले रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, मुझे अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगी? मैं आपसे यही सवाल तो पूछूंगी ना कि आप मुझे x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यूज सोच के बता सकते हो जिससे अगर मैं यहाँ पे पुट करूं और ये स्टेटमेंट ट्रू साबित रहे, क्योंकि वो सभी x की वैल्यूज क्या कहलाएगी? इसका सोल्यूशन कहलाएगी। आपने कहा ठीक है मैम, स्ट्रेस की क्या बात है, चलो सोचते हैं, मैथ्स वाले हैं मैम, सोच लेंगे हम। ठीक है बेटा, सोच के बताओ। तो देखो मैम, एक बात बताएं आपको,
हम ऐसा कभी सोच ही नहीं पाएंगे। हमको ऐसी कोई x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या आप एग्री करते हो मुझसे? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है लेस देन 0। अगर मैं इसको डिकोड करूं ना तो ये +1 है, मतलब ये तो पॉजिटिव है। और जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, किसी वेरिएबल का अगर आप स्क्वायर करते हो तो यार वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करोगे तो यार नेगेटिव कब से मिलने लग गया? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। बेटा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब कोई भी x यहां पे सोच के डाल लो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये प्लस है, +1 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कब से नेगेटिव होने लगा? मुझे कोई ऐसा x मिलेगा ही नहीं जिसको मैं यहां रखूं और ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि यार कुछ भी रियल नंबर हो, कुछ भी रियल नंबर हो, रियल नंबर इज अ वेरी बिग फैमिली ऑफ नंबर्स। उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल सब मिलता है। तो मैं रियल नंबर की फैमिली में से कोई भी x उठा लूं ना, मेरा भाई एक्स स्क्वायर तो हमेशा या तो 0 हो सकता है, यस इट कैन बी 0, ठीक है, या तो 0 से बड़ा ही होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर जब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यार एक्स स्क्वायर +1 मुझे मैक्स टू मैक्स क्या मिल सकता है? या तो मुझे 1 मिल सकता है या तो 1 से बड़ा मिल सकता है। क्योंकि अगर मान लो ये 0 हो गया तो मुझे 1 मिल जाएगा, और अगर ये 1 मतलब 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 1 से बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 0.1 हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 मिल गया, चलो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहे थे कि x² + 1 इज लेस देन 0, तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। x² + 1 तो कभी मुझे 0 से छोटा मिलेगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। कोई भी मैं रियल नंबर्स में बैठ के अच्छा टाइम लेके सोचूं यार ऐसा कोई x मुझे मिल जाए जिसको मैं यहाँ पुट करूं और ये नेगेटिव मिल जाए, नो, मुझे ऐसा कोई x मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द गिवन इन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, हैंस इट हैज नो सोल्यूशन। तो x² + 1 लेस देन 0 में मुझे x वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो जाए। इसका मतलब क्या? इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी हमने वो रवि वाले केस में क्या देखा कि देखो सोल्यूशन सेट मिल रहा है 0 से लेके 6 तक। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सुनो बेटा, इन इक्वेशन में मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन। किसी भी इनइक्वालिटी में या तो आपको सोल्यूशन मिलेगा या तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, However, if an inequation has a solution, अगर सोल्यूशन है तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। सोल्यूशन कैसे मिलता है, हो सकता है कभी कभी सोल्यूशन ना भी मिले। ठीक है, यहां तक सब चीजें हो गई। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखो अभी तक मैंने आपको जो सोल्यूशन फाइंड करना सिखाया ना, वो था हिट एंड ट्रायल मेथड। रवि वाले केस में हमने हिट एंड ट्रायल किया था। ठीक है, हमको नहीं पता था, लाइक हम डाल रहे थे ऐसे, या तो कुछ हमने x की जगह 0 डाला, हमने x की जगह पे 1 डाला, 2 डाला। अब यार मैथ्स में 3 घंटे का पेपर है, एक सवाल थोड़ी ना आएगा कि हम ऐसे सोचते रहे। हमारे पास कोई प्रोसीजर होना चाहिए सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। वो क्या पॉसिबल वैल्यूज मेरे वेरिएबल की होगी जिसके लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ एल्गोरिदम होना चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने एक्स की वैल्यूज निकाल लूँ, मैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लूँ। राइट, ऐसा थोड़ी ना हम ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे कि ये डालो फिर वो डालो, ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो यस, वी हैव एल्गोरिदम, वी हैव प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है उसको डिस्कस करते हैं, तब तक आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो।
सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एल्गोरिदम है हमारे पास जिसके थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड देखा था, राइट। वो रवि वाली केस में किस तरीके से हम x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, 7 तक हमने x की वैल्यू डाली और जब हमें पता चला यार 7 डालने पे तो ये जो इनइक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स हो रहा है, तो हमने कह दिया सुनो 0 1 2 3 4 5 6 इसका सोल्यूशन है, सेट के फॉर्मेट में लिखा तो वो उसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। लेकिन हर वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ प्रोसीजर है, कुछ एल्गोरिदम है, कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगी बेटा हमारे पास 2 रूल्स हैं, इन रूल्स को एकदम अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये रूल्स अगर आप समझ गए आप सॉल्व कर लोगे। रूल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको एक इनइक्वालिटी शो करना चाहती हूँ। आप उधर नहीं देखेंगे, आप इस तरफ देखेंगे, 2x - 4 <= 0, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने कोई इनइक्वालिटी आएगी और पेपर में बोल देंगे कि सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि x का नेचर क्या है तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि x आपका रियल नंबर है, ठीक है। अदरवाइज वो लोग बता देते हैं कि x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है या कैसा नंबर है, ठीक है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है दैट मीन्स x इज योर रियल नंबर। ये इनइक्वालिटी दे दिया है और बोल देंगे सॉल्व कर दो, तो हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हमारे पास कोई ट्रांसलेशन नहीं है, हमने किसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं किया है इन इक्वेशन में और उसके बाद फिर हम सोचे कि हमारा पॉसिबल x क्या हो सकता है। नो, वी जस्ट हैव एन इनइक्वालिटी और हमको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा। एक छोटी सी बात है जिसे आपको याद रखना है, उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे। और बात ये है कि जब भी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होता है तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि इस साइड, दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड में आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखने की कोशिश करते हो, ओनली सिंगल वेरिएबल। उस वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखे, आपका वेरिएबल दिखे, ठीक है। ये आप कोशिश करते हो, इस कोशिश को दिमाग में रखना है और 2 रूल्स को याद रखना है। आप सॉल्व कर लोगे किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी को। क्या बात आपको दिमाग में याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कभी भी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए अकेला। उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा इस तरीके से कोई कांस्टेंट है तो उसको आपको गायब करना होता है। आप यहाँ पे अकेला क्या देखना चाहते हो, ओनली x, सिर्फ आपको अकेला x देखना है। अब यहाँ पे इस x को अकेला करने के लिए आपको जो प्रोसीजर अप्लाई करना है वो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये 4 हटाना है यहाँ से, उसके बाद आपको इस 2 को हटाना है। नॉर्मल अगर ये इक्वेशन होता तो हम क्या करते, अगर मान लो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती तो हम क्या करते, उसमें भी तो हम यही प्रोसीजर, यही काम करते थे कि वेरिएबल जो हमारा है उसे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रख लो, बाकी सबको इज इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर दो। तो हम यहाँ पे लिखते थे कि 2x = 4, x = 4/2, मतलब x हमारा 2 है। ऐसा काम करते थे ना हम इक्वेशन में, अपने वेरिएबल को LHS में अकेला करते थे। क्या किया, बाकी जो भी चीज़ें हैं शिफ्ट कर देते थे इज इक्वल टू के इस साइड। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे शिफ्ट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे, यहाँ से मुझे -4 हटाना है तो बेटा यहाँ से -4 कैसे हट सकता है, यहाँ से अगर मुझे -4 हटाना है तो यहाँ से मैं -4 को कैसे हटा सकती हूँ, +4 कर दो इधर, लेकिन ये मैथ से बैलेंस होना चाहिए। अगर आप +4 यहाँ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 2x - 4 + 4 <= 4, ठीक है। अब जरा रूल को पढ़ो, सेम नंबर में बी एडेड बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मैंने इस केस में सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड किया और ऐसा करने पे इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप अपनी इनइक्वालिटी में सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेम नंबर्स on both the side of an inequality does not affect the sign of inequality
क्या मतलब ये है कि किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी जैसी थी वैसी ही रहती है, वो अपना साइन चेंज नहीं करती। ठीक है, अब ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये ज़रूरत क्यों आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमको सॉल्व करना था, हमको -4 को गायब करना था, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या किया, +4 कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से हमको क्या मिला, हमको मिला 2x ≤ 4। ठीक है, अब हमको इस x को सिंगल करना है, राइट, एकदम अकेला करना है। अभी इस x के साथ कौन है, 2, तो इस 2 को कैसे गायब कर सकते हैं, इस 2 को गायब कर सकते हैं, दोनों तरफ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना तो यार हमको 2 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 2 से डिवाइड करना था हमको यहाँ पे, लेकिन मैथ्स है, आपको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है बोथ साइड ऑफ एन इन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आप सेम पॉजिटिव रियल नंबर से इन इक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है इन इक्वालिटी का। यहाँ पे शब्द बहुत ध्यान से देखेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट, तो मैंने सेम पॉजिटिव नंबर दैट इज 2 को दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, तो इससे क्या हो गया, इससे ये मुझे कुछ इस तरीके का मिल गया। यानी मेरा x क्या आ रहा है, मेरा x या तो 2 है या तो 2 से छोटा है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि x किसके परिवार को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली x मेरे रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो रियल नंबर को अगर बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ, दिस इज 0, -1, -2, सो ऑन करते करते -∞, 1, 2, सो ऑन करते करते +∞। मेरा x क्या है, या तो 2 है, इक्वालिटी का साइन है, मतलब 2 इंक्लूडेड है, या तो 2 है या तो 2 से कम है। अब 2 से कितना कम है भैया, पता नहीं, तो -∞ तक। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞, 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। 2 को क्लोज ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इक्वालिटी का साइन था। -∞ को ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि -∞ को कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, बिकॉज -∞ एंड +∞ आर ऑलवेज रिटन इन ओपन ब्रैकेट, एंड ये सजेस्ट करता है कि इसका एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इनइक्वालिटी को विदाउट ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड आप हर जगह थोड़ी ना लगा सकते, आपके पास एल्गोरिथम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इस रूल में क्या समझा कि अगर हम किसी 2 सेम नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। रूल नंबर 2 जो हमने सीखा वो ये है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम नंबर का, किसी सेम पॉजिटिव नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज हाउएवर, बहुत ध्यान से देखेंगे, हाउएवर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब क्या, अगर ऐसी होगी तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी तो ऐसी, ऐसी तो ऐसी। ठीक है, क्लियर है सबको। However, the sign of inequality is reversed when both the side of an equation are multiplied or divided by a negative number. किसी भी inequality का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अगर दोनों तरफ हम किसी सेम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर दे। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूं तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। वैसे भी -2 बड़ा होता है -3 से, ठीक है ना। तो अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप सेम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है -8 लेस देन -7, है ना। अगर मैं दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूं तो पता है क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। लेस देन है, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। देखिए ये 16 बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन ये क्या बन गया 14, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेम
नेगेटिव नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में तो भैया साइन चेंज नहीं होता है। सेम पॉजिटिव नंबर without changing the sign of inequality. लेकिन however the sign of inequality is reversed when both the side of an equation are multiplied or divided by a negative number. ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, आओ जरा उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 30x लेस देन 200, ये तो रवि वाला क्वेश्चन लग रहा है ना। आपको सॉल्व करना है 30x लेस देन 200 को व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज एन इंटीजर। मैंने कहा था ना इस x के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन पेपर वाले आपको देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x कैसा है, x आपका नेचुरल नंबर है पहले केस में। दूसरे केस में x क्या है, इंटीजर है। हमको करना है सॉल्व, मतलब हमको निकालना है सोल्यूशन। What is solution of inequality? वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए आपका इनइक्वालिटी, आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं लगाना, डायरेक्टली हमने जो रूल्स सीखे हैं उन रूल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। सो मेरे पास इनइक्वालिटी है 30x लेस देन 200। फर्स्ट केस है मेरे पास कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। हमने कहा ठीक है भैया, तो 30x लेस देन 200 है, मुझे यहाँ पे मेरे x की वैल्यू निकालना है और साफ साफ कह दिया कि भैया x आपका नेचुरल नंबर है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर ये होता है कि अपने x को अकेला कर दो, x को सिंगल रहने दो। ठीक है, तो x को सिंगल कैसे रहने देंगे, यहाँ पे अकेला कैसे रखेंगे अपन? 30 है ना, इस 30 को हटाना पड़ेगा। 30 को कैसे हटाओगे? मैम 30 को यहाँ ले जाओ। आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन जो रूल है, रूल क्या कहता है कि अगर इस 30 को यहाँ ले जाना है ना तो ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लेके जाओ, ऐसा मत दिखाना आप एग्जामिनर को। करते तो बेटा एक्चुअली वही काम करते हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन ऐसे दिखाना नहीं एग्जामिनर को। एग्जामिनर को क्या कहोगे, भैया दोनों साइड 30 से डिवाइड करो। ठीक है, दोनों साइड हमने 30 से क्या किया, डिवाइड किया। जो आप लोग कह रहे हो ना कि मैम ये जो 30 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में ले जाओ, बेटा हो तो बेसिकली वो ही रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ गया तो अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। जैसे कोई गलती नहीं है, बट स्टिल आप क्या करो, जो एल्गोरिदम हमने फॉलो किया ना उसी को फॉलो करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो हम इस 30 को यहाँ ले गए, ऐसा मन में सोच लो, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया, x को अकेला करना था तो दोनों तरफ हमने 30 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन हमने कैसे नंबर से किया है, पॉजिटिव नंबर से किया है, तो क्या इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क आएगा क्या? कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, क्योंकि सेम पॉजिटिव नंबर से हमने दोनों तरफ डिवीजन किया है, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। 30 से 30 उड़ गया, आपके पास आता है x लेस देन 200/30, जिसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 20/3। 20/3 क्या होता है? दिस इज 3 6 18, यहाँ पे 2.0, 3 6 18, कुछ इस तरीके का आ रहा है ये, है ना, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हमने कहा ठीक है। अब x कैसा है, लेस देन 20/3, और x कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो x जो है मेरा बेसिकली, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। x लेस देन क्या है, 20/3, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग से छोटा नेचुरल नंबर। तो 6 पॉइंट समथिंग से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 20/3 क्या है, 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग से छोटा नेचुरल नंबर क्या मिलेगा, 6 भी तो मिलेगा, है ना। तो 6 5 4 3 2 1, ये अपना x होगा इस केस में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे।
अब इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट में ने कहा है कि x इज एन इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट में कहा था कि x नेचुरल नंबर है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया क्योंकि x 20/3 से छोटा है। 20/3 से छोटा है इसका मतलब क्या है कि x हमारा 6.66 से छोटा है। तो 6.66 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। सेकेंड केस में कहते हैं कि x इज एन इंटीजर, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर का फैमिली, तो इंटीजर की फैमिली को x बिलोंग कर रहा है। तो अगेन सोल्यूशन तो इतना ही आएगा अपना, x लेस देन 20/3, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए x लेस देन 6.66 समथिंग समथिंग, ठीक है, x मेरा 6.66 से छोटा है। तो 6.66 से छोटे इंटीजर्स का कलेक्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ तो यार बहुत सारे इंटीजर्स आपको मिलेंगे, देखो कौन कौन से। 6.66 से छोटे इंटीजर्स, तो 6.66 से नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? उससे जस्ट छोटा इंटीजर 6 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, देन 4 3 2 1 0, फिर नेगेटिव में आ जाओ आप लोग। इस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स तो सारे ही यहाँ पे रखे जाएंगे क्योंकि सभी नेगेटिव इंटीजर्स तो यार आपके 6.66 से छोटे ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे अनंत नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये सब इसका सोल्यूशन सेट होगा जब x आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, सॉल्व कर दो 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर व्हेन x इज एन रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन तो कॉमन रहेगा, बस इंटीजर और रियल नंबर के केस में अपन को आंसर चेंज कर देना होगा और कुछ नहीं। तो सोल्यूशन कैसे रहेगा? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिखा है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और वेरिएबल को अकेला कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा ओके जी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो 3x है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? 3x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से हटाना है मुझे, यहाँ पे लेकर आना है। तो यहाँ से कब हटेगा? जब मैं 3x को माइनस करूँगी। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? 3x से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आप सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, राइट। तो हमने दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी में क्या किया? 3x से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा बन गया, क्लियर है सबको? ठीक है, नॉर्मली तो ठीक है, आप ऐसा उठा के भी इसको यहाँ ला सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसा दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके चलो, सो दोनों तरफ हमने 3x से सब्ट्रैक्ट किया, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या देख रहे हैं? 5x - 3x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सो 2x - 3। यहाँ पे आपने क्या देखा? 3x - 3x 0, ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एकदम सब कुछ सिंगल रखना है, अकेले अपना x को रखना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो ये -3 को पहले गायब करोगे। -3 को कैसे गायब कर सकते हैं? अगर यहाँ पे +3 कर दो तो। अब यहाँ +3 कर रहे हो तो यहाँ भी +3 करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? +3 कर देते हैं। तो दोनों तरफ हमने +3 किया। सो दिस इज 2x - 3 + 3 लेस देन 1 + 3। दोनों तरफ +3 कर दिया। तो इससे क्या हो गया? -3 + 3 चला गया, ठीक है, उड़ गया वो। तो आपको क्या मिला? आपको मिलता है 2x -3 + 3 चला गया लेस देन 1 + 3 एंड 1 + 3 क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे -3 था, आपने गायब कर दिया। कैसे? दोनों तरफ +3 करके। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, ठीक है। अब क्या करना है आपको? x को अकेला करना है। तो x को कैसे अकेला कर सकते हो? अगर 2 से डिवाइड कर दो। तो एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ ये काम किया जाएगा। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई +2। तो यहाँ पे भी आपने +2 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पे भी आपको +2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से 2 चला जाएगा, आपको मिलेगा x लेस देन 2, ठीक है। 2 से 2 चला गया, क्लियर है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो x लेस देन 2 आपको मिल जाता है, ठीक है। क्या मिला आपको? x लेस देन 2, राइट। दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम साइन रहेगा। तो आपको क्या मिल रहा है? x आपका 2 से छोटा है। अब पहले केस में आपको आंसर देना है कि x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, बता दो भैया
क्या होंगे वो सभी इंटीजर्स जिसके लिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। तो x इज एन इंटीजर, 2 से छोटे सारे इंटीजर्स लिख दो। तो 2 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव वाले तो सारे ही आ जाएंगे। तो 3 डॉट बना दिया जो दिखाता है कि इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो आपका फर्स्ट केस का आंसर हो गया। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर तो बहुत बड़ी फैमिली है, 2 से छोटे सभी रियल नंबर्स लिखो। तो 2 से छोटे रियल नंबर्स कितने होंगे, पूरे माइनस से इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा सेकंड केस का आंसर जब x आपका रियल नंबर है, क्योंकि 2 से छोटे रियल नंबर्स तो 1.99999, 1.99998, 1.997 है ना, इस तरीके के आपको बहुत सारे अनंत रियल नंबर मिलेंगे जो 2 से छोटे होंगे। तो 2 से छोटे रियल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। और माइनस इन्फिनिटी को भैया ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ओपन ब्रैकेट ही बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट केस का आंसर हो गया, ये आपका सेकंड केस का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्टेप्स आपको समझ में आ रहा है कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे बेसिकली ना आपको यही चीजें समझनी है। अगेन अब देखो एग्जाम्पल 3 में इन्हें कह दिया है सॉल्व करो, लेकिन ये बताया नहीं है कि x क्या है, x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इन्हें आपको डायरेक्टली बताया था सॉल्व करो जब x ये है। इस क्वेश्चन में क्या किया इनने, सिंपल कह दिया भैया सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू बताओ, लेकिन x कौन से परिवार को बिलोंग करता है इसका परिवार नहीं बताया। तो जब उसका परिवार नहीं बताया इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो इट इज अंडरस्टूड कि ये बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर वाले केस को। ठीक है, ओके। तो मेरे पास है 4x + 3 < 6x + 7। तो मुझे मेरा x चाहिए, डेफिनेटली x मेरा रियल है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटी को लिख लूंगी। दिस इज 4x + 3 < 6x + 7। तो सबसे पहला काम, जो भी वेरिएबल है LHS में होना चाहिए। तो ये 6x को यहाँ पे कैसे लेकर आओगे, मैं उठा के यहाँ पे -6x लिख दूँ, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर बड़े मार्क्स में आता है पेपर, ठीक है, क्वेश्चन, और अगर टीचर ने अच्छा स्टेप्स और एल्गोरिथम चेक कर लिया ना तो शायद आपको मार्क्स ना मिले। इसलिए आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर क्या कहता है, यहाँ 6x नहीं चाहिए, राइट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो 6x को। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ से जो भी होगा दोनों तरफ होगा। ठीक है, तो बोथ साइड हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इज 4x - 6x + 3 < 6x - 6x + 7। क्लियर है सबको। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया 4x - 6x कितना होगा, -2x + 3 < 7। 6x - 6x तो 0 हो गया। ठीक है, सो दिस इज -2x + 3 < 7। अब ये +3 भी यहाँ नहीं होना चाहिए, राइट। तो दोनों तरफ क्या करोगे, +3 को कैसे गायब करोगे, जब यहाँ -3 करो, बेटा यहाँ करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो अब आप दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, और वो सेम नंबर क्या है आपका, -3। सो दिस इज -2x + 3 -3 < 7 - 3। चेक कर लो, दोनों तरफ हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इससे ये तो उड़ गया, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, -2x < 4। ये तो चला गया, 7 में से 3 गया 4, आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर रहे हो। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो मुझे अपने x को अकेला करना है तो -2 हटाना है। तो यहाँ पे -2 हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अभी लेस देन है, अब वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ये चला गया। सो दिस इज x, 2 1 = 2 2 = 4 -2, x ग्रेटर देन -2, x मेरा -2 से बड़ा है। और ये x क्या है, जब कुछ मेंशन नहीं किया है इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, x मेरा रियल नंबर है। ठीक है, तो -2 से बड़े रियल नंबर, तो -2 से बड़े रियल नंबर क्या होगा, -2 से लेके +∞ तक, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। एक बार बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो, फिर आगे चलते हैं।
इसका आंसर है -2 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? यहाँ पे साइन पलट गया, ठीक है, क्योंकि -2 से आपने डिवाइड किया है तो साइन पलट जाएगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन नहीं पलटता। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले वेरिएबल से एक तरफ लाना है, तो भैया यहाँ पे वेरिएबल है तो उसे गायब करना होगा, ऐसे तो गायब कर नहीं सकते, तो दोनों तरफ हमने -6x किया, यहाँ से चला गया, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन किया, फिर इस तरीके की इनइक्वालिटी सामने आई। अब यहाँ पे यार ये 3 भी नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे सिंगल अपना वेरिएबल रखना है, तो इस 3 को कैसे हटाएंगे? 3 सब्ट्रैक्ट करने पे। अब 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, मैथ से तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट किया। अगेन सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही साइन रहेगा। कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटी आपको मिल जाती है। अब x को अकेला करना है तो -2 समस्या है, दोनों तरफ हमको -2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का साइन आपका रिवर्स हो गया और आपको इस तरीके की एक आंसर मिल जाती है कि x आपका -2 से बड़ा है। x अगर -2 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब ये हो गया कि -2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ओपन ब्रैकेट बनाया क्योंकि -2 से बड़ा है, -2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है x के बारे में, इसका मतलब x आपका रियल नंबर की फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बताना है, लेकिन ये नहीं बताया है कि x कौन से परिवार को बिलोंग करता है। सो इट इज अंडरस्टूड कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। हमारे पास है 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x बाई 6 - 5 अपॉन 1। 5 है तो 5 अपॉन 1। सबसे पहले यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 6 हमने एलसीएम लिया, 1 और 6 में 6 एलसीएम आएगा, सो दिस इज x - 30। क्लियर है सबको? 1 6 6 5 30 इस तरीके का आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको गायब करना है, तो इनको गायब करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, आप ना दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से कर दो, 6 से कर दो, आपकी मर्जी। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये बनेगा 6 ब्रैकेट 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू 6 x - 30 अपॉन 6। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इससे हमें क्या फायदा मिल गया? 3 1 3 2 6, तो दिस इज 2। 5 - 2x लेस देन इक्वल टू 6 से 6 चला गया x - 30। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो आप, सो दिस इज 2 5 10, 2 2 4x, x - 30। चेक करो, 2 5 10, 2 2 4x, सो 10 - 4x लेस देन इक्वल टू x - 30। राइट, इस तरीके का बन गया ये। अब क्या करना है आपको? ये x है ना, x को कहाँ होना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस x को यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ x से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ x नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो x को कैसे भगाओगे? माइनस करके। माइनस यहाँ कर रहे हो तो माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा। एंड सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दिस इज 10 - 4x - x लेस देन इक्वल टू x - x - 30। क्लियर है सबको? ठीक है, दोनों तरफ हमने x को सब्ट्रैक्ट किया। सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है 10 - 4x - x क्या होगा? -5x होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू x - x चला गया, दिस इज -30। अब ये 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल को अकेला रखना है LHS में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 10 को कैसे गायब करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो 10, यहाँ करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ 10 को सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 10 - 10
-5x -30 -10, चेक कर लो, हमने दोनों तरफ 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, 10 - 10 तो चला गया, ठीक है। ये क्या हुआ, -5x <= -40, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी -1 से, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जहां आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, कैसा भी नेगेटिव नंबर हो, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये आपका पलट जाएगा, ठीक है। ऐसा माइनस से माइनस में तो उड़ा देना कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ना, कैसे उड़ाया भैया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो भैया साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 5x > 40, मुझे अभी भी अपने x को अकेला रखना है, मेरे पास क्या है 5x > 40, इसका मतलब अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 5x > 40, x को अकेला कैसे कर सकते हो, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे आप, सो ये बनेगा 5x/5 40/5। सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी का साइन ऐसा ही रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x > 8, है ना, ये उड़ गया, 5 1 सा 5 8 सा 40। अब इनने कुछ मेंशन नहीं किया था कि x कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली x आपका रियल नंबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, दैट मीन्स 8 आपका इंक्लूडेड है, 8 या 8 से बड़ा, तो कितना बड़ा हमको नहीं पता, हमने कहा अनंत तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि 8 या 8 से बड़ा पॉजिटिव साइड ही जाओगे, राइट हैंड साइड ही जाओगे, वहाँ सब पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। 8 में क्लोज ब्रैकेट क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है जो ये शो करता है कि 8 भी इंक्लूडेड है। सो 8 से लेके इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट लो, रूल्स बस याद रखो, रूल्स याद है तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इस इनइक्वालिटी को एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, नंबर लाइन बनेगा। आपको इसे सॉल्व करना है और इसका जो भी सोल्यूशन है उसे नंबर लाइन पे शो कर देना है। हमने कहा ठीक है, तो देखो वही प्रोसीजर है, स्टेप्स वही है सॉल्व करने का। सबसे पहले लिखो 7x + 3 < 5x + 9, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है ये। सबसे पहला काम, मुझे सारे वेरिएबल्स को LHS की तरफ रखना है। ये 5x मेरा RHS की तरफ है, मुझे वहाँ नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से गायब करना है। तो यहाँ से ये गायब कैसे होगा, जब मैं 5x से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5x से माइनस करेंगे। और हम जानते हैं जब दोनों तरफ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज 7x - 5x + 3 < 5x - 5x + 9। हमने दोनों तरफ क्या किया, 5x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 7 में से 5 गया 2, सो 2x + 3 < 5x से 5x चला गया, ये रहा 9। अब यहाँ पे हमको कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो इसे गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, राइट। तो जब दोनों तरफ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा 2x + 3 - 3 < 9 - 3। ये अभी आप नया नया सीख रहे हो ना, इसलिए मैं आपको पूरा सा स्टेप लिख के दिखा रही हूँ। ये सब आप मन में और दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, 2x < 6। अगर कायदे से देखा जाए तो हुआ ही क्या है, ये 3 उठा के आपने यहाँ पे शिफ्ट किया है, राइट। 9 - 3 6, ठीक, लेकिन प्रोसीजर है, दिखा दो, राइट। 2x < 6। अब क्या करोगे, x को अकेला रखना है तो 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x/2 < 6/2। इसमें आप क्या देख रहे हो कि 2 से 2 तो चला गया एंड 2 1 = 2 3 = 6, तो x < क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। नॉर्मल भी देखोगे तो 2 यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड में गया तो x < 3 आया, ठीक है, क्लियर है। चलो x मेरा 3 से छोटा है।
अब x का जब कुछ नेचर नहीं बताया है दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब 3 से छोटे सभी रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मतलब इसका जो सोल्यूशन है दैट इज -∞ से लेके 3 तक। 3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप यहाँ ओपन ब्रैकेट बनाओगे। 3 से छोटे सभी नंबर्स इसका सोल्यूशन है। तो 3 से छोटे सभी नंबर्स का मतलब क्या है, -∞ तक। -∞ या +∞ हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखी जाती है। सो दिस इज ओपन ब्रैकेट, -∞ से 3 इसका सोल्यूशन होगा। अब इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है तो ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4 सो ऑन करते हुए +∞ इस तरफ आएंगे आप। सो दिस इज -1, -2, -3 सो ऑन करते करते दिस इज -∞, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। और यहाँ पे लो इस तरीके से आप ऐसा एरो बना लो, ठीक है। तो ये खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरा -∞ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये -∞, ये पूरा -∞ तक जा रहा है, ये पूरा +∞ तक जा रहा है। x मेरा कैसा है, 3 से छोटा है। 3 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे बनाएंगे सर्कल। सॉलिड सर्कल नहीं बनाया है हमने, नॉर्मल सर्कल बनाया है। इसको हम शेड नहीं कर रहे, इसको हम शेड नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि x 3 मेरा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 से छोटे सभी मेरे x इंक्लूडेड है। तो 3 से छोटे कितने x तक लेना है, -∞ तक इस डायरेक्शन में। इसका मतलब मुझे अपनी नंबर लाइन को यहाँ पे शेड कर देना है इस पूरे डायरेक्शन में। इस पूरे डायरेक्शन में मुझे अपने इस नंबर लाइन को ऐसे शेड कर देना है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग ये। और यहाँ पे 3 पे हमने बना दिया ओपन सर्कल, जो ये शो करता है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया है। एक बार आप इसको देखो, समझो, फिगर को देखो, ठीक है। क्लियर है सबको किस तरीके से बनाया। तो ये पूरा -∞ तक जा रहा है, ठीक है। पूरा जा रहा है इस डायरेक्शन में। x मेरा 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा कितना छोटा भैया, -∞ तक। जब नहीं बताया x का नेचर क्या है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर। सो नंबर लाइन बनाया। 3 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप ऐसा ओपन सर्कल बनाओगे। अगर 3 इंक्लूडेड होता तो उस सर्कल को आप फिल कर देते। यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया जो ये शो करता है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब इसका क्या है, सोल्यूशन है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपनी बुक एनसीईआरटी का। हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और ग्राफ पे हमें इसका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का ग्राफ इज जस्ट अ नंबर लाइन। आपको सिर्फ नंबर लाइन बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसीजर तो वही है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। इनइक्वालिटी है 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 - 1। अभी -1 बेचारा अकेला है, मैंने कहा यार नीचे भी 1 लिख दो। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे पहले, ठीक है। आप इसे कैसे लिखोगे, दिस इज 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आपने लिया एलसीएम, ओके। सो ये तो चुपचाप से बैठा है x + 1, यहाँ पे 1 4 × 4, 4 1 × 4, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। यानी मेरी इनइक्वालिटी कैसी दिखने लगी अब, 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3 अपॉन 4। 1 - 4 - 3 होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटी मेरी दिखने लगी। अब मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे जो डिनोमिनेटर हैं वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ 4, पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दोनों तरफ अगर सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इनइक्वालिटी के इस तरफ भी हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है सबको? सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो तो ये कैसा बन जाएगा, 2 1 = 2 2 = 4, सो दिस इज 2 3x - 4
ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से 4 चला गया, दिस इज x माइनस 3। चेक कर लिया सबने, ओके। 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। चेक कर लो सब लोग, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल्स आपके एक तरफ होने चाहिए। तो ये x को यहाँ पे कैसे लेकर आऊँ, अगर पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो आपको x यहाँ से गायब करना है। कैसे गायब करोगे, जब x से यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ करोगे तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जब दोनों तरफ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ माइनस x से हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो ये 6x माइनस x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि x माइनस एक्स तो 0 हो गया, ठीक है। 6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सो दिस इज 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अब ये माइनस 8 हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे अकेला वेरिएबल होना चाहिए ना, तो इस माइनस 8 को यहाँ लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे, जब यहाँ से गायब करोगे। यहाँ से कैसे गायब कर सकते हो, +8 करने से। जब यहाँ +8 करोगे तो भैया इधर भी करना पड़ेगा। जब सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ होता है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये -8 है, यहाँ पे +8 किया, इधर भी +8 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 + 8। ऑल गुड। तो ये क्या हो गया, -3 + 8 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। तो आपको 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिल रहा है, हमको तो x अकेला करना है, तो दोनों तरफ 5 का क्या कर दो, डिवीजन कर दो, क्योंकि यहाँ से 5 गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करोगे, जब इस 5 को यहाँ ले जाओगे। तो कैसे लेकर गए होगे, जब दोनों तरफ मैंने 5 का डिवीजन किया होगा, राइट। तो ये 5/5 1, और यहाँ पे भी 5/5 क्या हो गया, 1। तो x कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो मेरा जो x है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरा सोल्यूशन आया है इस केस में। ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हटा दो। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया है, क्योंकि x का नेचर नहीं बताया है, दैट मीन्स x आपका रियल नंबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो इसका आंसर है 1 से लेके +∞ तक, क्योंकि 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा मतलब क्या, 1 तो इंक्लूडेड है, और 1 से कितना बढ़ा जा सकता है, +∞ तक, क्योंकि x रियल नंबर की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है कि x क्या है, तो हम इसे रियल नंबर लेके चलेंगे। तो 1 या 1 से बड़ा तो भैया कितना बड़ा, +∞ तक। तो आप लिखेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से लेके इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी को आप लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है, तो नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे, ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है। दिस इज 0 1 2 ओके 3, एंड ऐसे सो ऑन करते करते आपको कहाँ तक जाना है बेटा, +∞ तक जाना है, और बना देना आगे, ठीक है। इस तरीके से आप जा रहे हो। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3, ठीक है, और ऐसा सो ऑन करते 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 आपको कहाँ तक जाना है, -∞ तक जाना है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन बना लोगे, राइट। खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे नंबर से। तो x क्या है आपका, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 क्योंकि इंक्लूडेड है, तो 1 पे यहाँ पे कैसा सर्कल बनाओगे आप, सॉलिड सर्कल बनाओगे। और 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हो आप, +∞ तक जा रहे हो। तो इस तरीके से पूरा आपको सॉलिड लाइन बना देनी है यहाँ तक, क्योंकि मैं अब इन्फिनिटी तक कैसे मार्क करके दिखाऊंगी, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा डॉट बना दिया और लास्ट में ऐसा इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका नंबर लाइन बन गया। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। आई होप आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, x निकाल लो, 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक शेड कर दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किस तरीके से आपको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को ट्रांसलेट करेंगे, ये स्टेटमेंट गिवन है उसे इन इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर जाके सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये एग्जांपल कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. ठीक है, अब इस सवाल में क्या हो रहा है, the marks obtained by a student of class 11th in first and second terminal examination are 62 and 48. कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप
marks obtained by student in फर्स्ट टर्म एग्जाम, है ना। फर्स्ट टर्म एग्जाम में उसको कितना मिला है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में उसको 62 मार्क्स मिला है। इसी तरीके से मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन सेकेंड टर्म, आप यहां लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में कितना मार्क्स मिल रहा है स्टूडेंट को, 48। इन्हें बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एग्जाम 62, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन सेकंड टर्म एग्जाम इज 48। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in annual examination to have an average of at least 60 marks। एवरेज की बात कर रहे हैं, उसको मिनिमम कितना मार्क्स मिलना चाहिए एनुअल एग्जाम में, ताकि ये जो एवरेज हो जाए उसका कैसा हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, let marks obtained by student in annual exam be x। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एनुअल एग्जाम बी एक्स। अब इनने क्या बोला है, एवरेज की बात करिए। सो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में उसको 62 मिला, सेकेंड टर्म में उसने 48 स्कोर किया, एनुअल एग्जामिनेशन में उसने x मार्क्स स्कोर किए। अब इनका एवरेज कैसे लोगे, एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ दीज मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने नंबर से ये 1 2 3 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड, मतलब आपका एनुअल एग्जामिनेशन, फर्स्ट टर्म में 62, सेकंड टर्म में 48, एनुअल एग्जाम में उसको x मार्क्स मिल रहा है, ऐसा हमने सपोज किया। तो इसका एवरेज कैसे लेंगे, इनका सम डिवाइडेड बाय 3। अब इनने क्या बोला है कि एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज कितना हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो। तो ये क्या है, ये क्या है, एवरेज है, राइट। तो एवरेज कैसा चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो 60 या 60 से ज्यादा एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एवरेज है, एवरेज कैसा होना चाहिए, तो 60 या तो 60 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या है, अगर कभी एटलीस्ट एटमोस्ट में कंफ्यूज हो तो ऐसे याद रखना, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। 34 पे फेल हो जाओगे क्या, नहीं ना। तो पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, 33 या 33 से ज्यादा आएंगे तो भी पास होगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एवरेज कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्लियर है सबको, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, डन है ये चीज। Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। उसको कितना मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन में, सो दैट जो एवरेज है उसके तीनों मार्क्स का वो कैसा हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। तो हमने कहा ठीक है भैया, इस तरीके से इक्वेट कर दो। ये हमने इनइक्वालिटी बना ली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 62 और 48 कितना हो जाएगा, 8 9 10, 6 4 10, 110। तो ये आ रहा है आपका 110। So this is 110 plus x divided by 3 greater than equal to 60। अब ये 3 यहाँ से गायब करना है, तो ऊपर और नीचे क्या करोगे आप, यहाँ पे ये 3 यहाँ से गायब करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 110 प्लस एक्स इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से क्या मज़ा आ गया, ये 3 से ये 3 उड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 180। सो मेरे पास क्या आया, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब ये 110 यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ सेम 110 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम नंबर को जब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, क्योंकि इधर भी सब्ट्रैक्ट किया तो इधर से चला गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ऐसा मिल गया। तो ये आ रहा है 0, 8 में से 1 गया 7,
एक में से एक गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो एनुअल एग्जामिनेशन में उसको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ताकि इन तीनों का एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा आ जाए, उसको या तो 70 या तो 70 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा अपने एनुअल एग्जाम में। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर अपन आगे चलेंगे। तो लास्ट में आप एक लाइन चिपका देना कि स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन ये कह रहा था द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एक क्लास 11th का बच्चा है जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में 62 एंड 48 मार्क्स को स्कोर करता है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अगर 60 मार्क्स का एवरेज चाहिए कम से कम, तो बताओ भैया उसको एनुअल एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स लेके आना होगा। हमने कहा ठीक है, फर्स्ट टर्म में 62 मार्क्स है, सेकेंड टर्म में 48 है, हम बोल देते हैं कि लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन एनुअल एग्जाम बी x। तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लो। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एनुअल में x मार्क्स हमने मान लिए, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्योंकि इन्हें कहा है कि भैया एनुअल एग्जामिनेशन में वो कितना मार्क्स स्कोर करे ताकि एटलीस्ट उसका एवरेज 60 मार्क्स हो जाए। तो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करो, आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 70 या 70 से ज़्यादा आ रही है। तो अगर उसके एनुअल एग्जाम में 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो जो एवरेज होगा मार्क्स का वो एटलीस्ट 60 मार्क्स बैठेगा, ठीक है, या तो 60 आएगा या तो 60 से ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, और ये लास्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक एनसीईआरटी का। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे कि अगर 11 ऑड है तो उसका जस्ट कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, 13, 13 के बाद क्या होगा, 15, 15 के बाद 17, तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। वो दोनों ही जो पेयर्स होने चाहिए ऑड नेचुरल नंबर्स के, वो 10 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, लेकिन उनका जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए, लेस देन 40। तो हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट x बी द स्मॉलर of 2 consecutive odd natural number। ठीक है, 2 consecutive odd natural number लेना है। हमने कह दिया कि उसमें से जो x है वो हमारा छोटा वाला odd natural number है। तो अगर x smaller of the 2 consecutive odd natural number है तो इससे क्या हो जाएगा, अदर ऑड नेचुरल नंबर क्या मिलेगा आपको, दूसरा वाला x प्लस 2। अगर x ऑड है तो x प्लस 2 दूसरा ऑड होगा। अगर x 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तभी तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव ऑड मिलेगा। ठीक है, तो x अगर मेरा ऑड नेचुरल नंबर है तो जो उसका कॉन्सिक्यूटिव दूसरा वाला ऑड नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। ठीक है, तभी मैंने पहले ही कह दिया कि x छोटा वाला ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका जस्ट कॉन्सिक्यूटिव दूसरा वाला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, राइट। अगर ये ऑड है तो 2 ऐड करूंगी तभी मुझे दूसरा ऑड मिलेगा। इमेजिन कर लो ना, ये 1 है तो 1 में 2 ऐड किया तब 3 मिला। ये अगर 5 है, 5 में 2 ऐड करूंगी तो 7 मिलेगा और कॉन्सिक्यूटिव मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब इन्हें क्या कहा, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ये जो दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है ये 10 से बड़े हैं। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10। डेफिनेटली अगर ये 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 भी 10 से बड़ा ही होगा। चलो ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ये नंबर कैसे हैं, 10 से बड़े हैं, लेकिन इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कैसा होगा, 40 से छोटा होगा। तो एक हो गया मेरा x ऑड नेचुरल नंबर, ऐड करो दूसरा क्या है, x प्लस 2। इन दोनों को ऐड किया तो भैया इनका सम क्या है, इनका जो सम है वो 40 से छोटा है। इन्हें कहा ना आपसे, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ये दोनों ही जो ऑड नंबर्स हैं 10 से बड़े हैं, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। और जो इनका सम है
x और x प्लस 2 इनका जो सम है वो 40 से कैसा है, छोटा है। हमने कहा ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी ये बन रही है, एक इनइक्वालिटी ये बन रही है। ऑब्वियसली ये भी 10 से बड़ा ही होगा, अगर x 10 से बड़ा है तो ये भी 10 से बड़ा होगा। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, 2x प्लस 2 लेस देन 40। इस 2 को हटाओ यहाँ से, कैसे हटाओगे, दोनों तरफ कर दो आप -2, राइट। यहाँ पे -2 करोगे ये चला गया, यहाँ पे -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 करोगे तो 38 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे पहुँचाना है, कैसे पहुँचाओगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो दिस इज x लेस देन 38/2, क्योंकि यहाँ पे 2/2 तो 1 हो गया, तो x क्या आ रहा है, लेस देन 38/2 मतलब 19। 2 1 जा 2 1 जा 18, 2 9 जा 18, तो x कैसा आ रहा है, 19 से छोटा आ रहा है, और x कैसा है, 10 से बड़ा है। आप क्या देख रहे हो, x आपका 10 से बड़ा है, राइट, x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 19। 10 से बड़ा है आपका x और 19 से छोटा है, तो 10 से बड़ा है इसका मतलब क्या, 11 हो सकता है मेरा x। फिर दूसरा x क्या हो सकता है, 12, 13, 14, ओके, 15, 16, 17, 18, लेकिन x क्या है, ऑड है, तो आप इसमें से 12, 14, 16, 18 को नहीं लोगे। x आपका 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, लेकिन साथ में x कैसा है, ऑड है, तो इनमें 10 और 19 के बीच में जो नेचुरल नंबर हैं आपके वो क्या क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन इसमें से आप इवन नेचुरल नंबर्स को हटा दोगे और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर ही लोगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि x इज द ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको x क्या मिलेगा, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या आ रही है, x इज 11, 13, 15, 17, 11, 13, 15, 17, ये आपका x है। तो आपको तो भैया पेयर बनाना है, राइट, इनमें क्या चाहिए था आपको, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर पेयर में पहला x है तो दूसरा क्या है, x प्लस 2 है, तो ठीक है, पहला अगर 11 है तो दूसरा क्या होगा, 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 13, फिर 13, 15, फिर 15, 17, और उसके बाद 17, 19, ठीक है, 17, 19, इसके बाद अपने पास कोई है नहीं इसके अंदर। तो ये हमने बता दिए वो सभी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से बड़े हैं और साथ में उनका सम कैसा है, 40 से छोटा है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 11, 13, 15, 17, तो जो पॉसिबल पेयर्स बने हैं वो 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, तो ये आपके पॉसिबल पेयर हो गए। ठीक है बेटा, ये आपके पॉसिबल पेयर हो गए, ये सब 10 से बड़े हैं और इनका जो सम है वो 40 से छोटा है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील किया। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो हमने कहा ठीक है, लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर लेना है तो एक छोटा होगा, हमने कह दिया x है वो छोटा वाला ऑड नेचुरल नंबर। अब क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है तो x के बाद जो दूसरा ऑड नेचुरल नंबर आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। अब इन्हें कहा ये दोनों जो नंबर्स हैं 10 से बड़े हैं, ऑब्वियसली अगर x 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 भी 10 से बड़ा होगा, और इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो सम है वो 40 से छोटा है, तो हमने इन दोनों का सम 40 से छोटा किया, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। हमने देखा x 19 से छोटा आ रहा है, x 10 से बड़ा आ रहा है, x 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो 10 और 19 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सबको हमने लिखा, लेकिन इसमें से हम इवन नेचुरल नंबर्स को नहीं ले सकते हैं क्योंकि साफ साफ लिखा है कि x हमने क्या कंसिडर किया है, ऑड नेचुरल नंबर। तो मेरा x क्या होगा, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, तो ये हो गए अपने x। अब पॉसिबल पेयर क्या बनेंगे, x तो x प्लस 2, 11 तो 13,
x तो x प्लस 2, 13 तो 15, x प्लस 2, 15 तो 17, 17 तो 19। बस इतने आपके पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे आप सब नंबर्स को देख सकते हो, 10 से बड़े हैं और इनका जो सम है वो 40 से छोटा है। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमने पहली एक्सरसाइज का जो ओवरव्यू है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इस ओवरव्यू वाले वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझिए। अगले वीडियो में मेरे साथ मिलके आप 5.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए। आपको उस क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।